नमस्कार सभी को, मैं सुषमा और आज हम करने जा रहे हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानी जहां लक्ष्मी कैद है। तो कहानी का प्रकाशन हुआ 1957 में, कहीं कहीं 55 भी मिलेगा। ये कहानी मानसिक अंतर्द्वंद्वों पर आधारित कहानी है और प्रमुख पात्र हैं इसमें लक्ष्मी जो कि 25-26 वर्ष की है, लाला रूपाराम लक्ष्मी के पिता, राम स्वरूप लक्ष्मी का भाई है छोटा। ये 4 भाई बहन है, 4 संतान है लाला रूपाराम की, जिसमें से 3 लड़के और 1 लड़की लक्ष्मी है। गोविंद की उम्र है 20-22 वर्ष, जो कि यहाँ लाला रूपाराम का नया मुनीम है। एक है दिलावर सिंह चौकीदार और सलीम रिक्शा मिस्त्री है। अन्य पात्र हैं रोचूराम लाला रूपाराम का भाई, गौरी रोचूराम की बेटी और तारा विधवा ब्राह्मणी। इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है इसमें, ये सिर्फ गोविंद के माइंड में चलते हैं ये पात्र। अब देखिए, ये जो कहानी है एक जवान लड़की लक्ष्मी की है जो अपने ही व्यापारी पिता की कैद में है और कैद से छूटने के लिए तत्पर है। एक और युवती की सहज यौन आवश्यकता के दमन से उपजी उसकी बेचैन मानसिकता का चित्रण है, तो दूसरी ओर एक मध्यम वर्गीय युवक की समझौतावादी प्रवृत्ति का चित्रण है। कहानी का तीसरा आयाम भी है जिसमें युवती के धनी लेकिन कंजूस पिता की धन के प्रति आसक्ति के ऐसे चरम रूप का चित्रण है जो कि अंधविश्वास की बुनियाद पर न केवल टिका है बल्कि पिता की अमानवीय छवि का भी द्योतक है। तो देखिए, हम कहानी देखेंगे। कहानी में गोविंद 20-22 साल का एक लड़का है जो गांव से शहर पढ़ने के लिए आया है तथा अपने पिता के मित्र रूपाराम के यहाँ कुछ हिसाब किताब का काम करके अपना खर्च स्वयं निकालता है। और रूपाराम कौन है? रूपाराम शहर का रईस है। उसके लक्ष्मी फ्लोर मिल के नाम से चक्की है, एक बड़ी साबुन की फैक्ट्री और एक बड़ा जूतों का कारखाना, 10-12 से ज्यादा मकान जिनका किराया आता था, रुपए भी सूद पर देता है तथा गांव में जमीन भी है। इतना सब कुछ होते हुए भी वह इतना कंजूस था कि सांस का रोग है, सारा बदन कांपता है, परंतु 1 पैसे का भी फायदा देखेगा तो 10 मील धूप में हाँफता हुआ पैदल चला जाएगा। तो आगे देखिए, गोविंद को आए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं कि रूपाराम का छोटा बेटा राम स्वरूप उसके पास आता है और उसे एक किताब देता है और कहता है कि लक्ष्मी जीजी ने दी है। हिसाब किताब लिखने की व्यस्तता में भी उसने गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और एक कोना मुड़े पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही से निशान देखकर वह चौंक पड़ा। ये किसने लगाए हैं? मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। दूसरी लाइन, मुझे यहाँ से भगा ले चलो। तीसरी लाइन, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। गोविंद ये पढ़कर इतना घबरा गया कि उसके माथे पर पसीना उभर आया। कहीं किसी ने ताड़ तो नहीं लिया? दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पूरी रात वह सो नहीं पाया। सपने में भी उसे लक्ष्मी की आवाजें आती रही, मुझे निकालो, मुझे निकालो। अब तक गोविंद ने उन पंक्तियों को 20 बार पढ़ लिया होगा। किताब का 47वें-48वें पन्ने जो उसके सामने खुले थे, जगह जगह नीली स्याही से उन पंक्तियों के नीचे लाइनें खींची थी। यही नहीं, उस पन्ने का कोना मोड़कर उन्हीं लाइनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान खींचा गया है। जितनी बार वह उन्हें पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनंद के बोझ से धड़क कर डूबने लगता।
एक आध बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रह कर कुछ कुछ करने की उत्तेजना को वह अपने तख्त और कोठरी की दीवार के बीच में बची 2 फीट चौड़ी गली में घूम घूम कर दूर कर दे। तो क्या सचमुच लक्ष्मी ने यह सब उसी के लिए लिखा है? पर उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं। अगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाए भी तो वह आखिर कैसी हो, उसकी ठीक शक्ल सूरत और उम्र भी तो नहीं मालूम। वह अक्सर लक्ष्मी का नाम सुनता था, हालांकि उसकी कोठरी बिल्कुल सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जालीदार छोटा सा रोशनदान था वह घर के भीतर नीचे की मंजिल की चौक में खुलता था। लाला रूपाराम का परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था। इस लक्ष्मी नाम के प्रति उसे उत्सुकता और रुचि इसलिए भी बहुत थी कि चाहे कोठरी में हो या बाहर, हर 5वें मिनट पर उसका नाम विभिन्न रूपों में सुनाई देता था। लक्ष्मी बीबी से ने यह कहा है, रुपए लक्ष्मी बीबी के पास हैं, चाबी लक्ष्मी बीबी को दे देना। उसके जवाब में जो एक पतली तीखी सी अधिकार पूर्व आवाज सुनाई देती थी उसे गोविंद पहचानने लगा था। लेकिन वह स्वयं कैसी है, उसकी एक झलक भर देख पाने को उसका दिल कभी कभी बुरी तरह से तड़प उठता था। दुनिया भर की सिफारिशों के बाद गोविंद का नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आ गया। वह कुछ किताबें और कॉपियां भी खरीद लाया था। सो वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपनी कोठरी में लेटे और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें करता हुआ सो जाए। लक्ष्मी कौन है, कैसी है, किससे पूछे? अचानक बेंत की खटखट से चौंक कर उसने देखा कि लाला रूपाराम चले आ रहे हैं। सामने मिस्त्री और चौकीदार खुसर पुसर कर रहे हैं। मोटे मोटे शीशों के पीछे से रूपाराम की आंखें बड़ी होकर भयंकर दिखती थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, सिर के बाल सफेद थे और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था। उसे उन्होंने डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। उनके दांत भी नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह से मुंह चला चला कर पीछे सरकाते रहते थे जैसे च्युइंगम खा रहे हैं। लाला रूपाराम की गर्दन इस तरह हिलती रहती जैसे खिलौने वाले बुढ़े की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटनों तक की मैली कुचैली धोती और मिलिट्री के कबाड़िया बाजार से खरीद कर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियां शायद उन्हें गठिया के दर्द से भी बचाती थी, और बिना फीते के खींचे निपोरते फटे पुराने बूट। लालाजी टीन की कुर्सी पर बैठ गए और हाँफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफते रहते थे। उनके वहां आ बैठने से एक बार तो गोविंद कांप उठा। कहीं कमबख्त को पता तो नहीं चल गया, कुछ पूछने ताछने ना आया हो। रूपाराम अभी हाँफ रहे थे। गोविंद सिर झुकाए ही हिसाब किताब जोड़ता रहा। रूपाराम गोविंद को मुंशी कहकर बुलाता था, जिससे गोविंद को बड़ी चिढ़ होती थी। आखिर स्थिति संभालने की दृष्टि से उसने कहा, लालाजी आज मेरा नाम आ गया कॉलेज में। अच्छा, लालाजी ने खांसी के बीच में ही कहा। उन्होंने सांस इकट्ठी करके कुछ बोलने को मुंह खोला ही था कि भीतर आंगन का लोहे का जाल भयंकर रूप से झंझना उठा, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज ऊपर से फेंक दी गई हो, और फिर जोर से बजती हुई खनखनाती कलछी जैसी चीज नीचे आ गिरी। उसके पीछे चिमटा, संडासी, और फिर तो ऐसा लगा जैसे कोई बाल्टी, कड़ाही, तवा इत्यादि निकालकर जाल पर फेंक रहा हो, और पानी और छोटी मोटी चीजें नीचे गिर रही हैं। उसके साथ कुछ ऐसा कोलाहल और कोहराम भीतर सुनाई दिया जैसे आग लग गई हो। गोविंद झटक कर सीधा हो गया। कहीं सचमुच आग वाग तो नहीं लग गई? उसने
प्रश्न सूचक दृष्टि से चौंक कर लाला की तरफ देखा और वह आश्चर्य से अवाक रह गया। लाला परेशान जरूर दिखाई देता था, लेकिन कोई भयंकर घटना हो गई हो और उसे दौड़कर जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मिस्त्री और चौकीदार दोनों बड़े दबे व्यंग्य से एक दूसरे की ओर देखते मुस्कुराते लाला की ओर निगाहें फेंक रहे थे। चीजें फिक रही थी और टट्टर की खड़खड़ाहट घनघनाहट गूंजती जा रही थी। आखिर ये क्या हो रहा है? उत्तेजना से उसकी पसलियां तड़कने को हो आई। वह लाला से यह पूछने ही वाला था कि क्या है, तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा जोर देकर वह उठ खड़ा हुआ और घिसटता सा जहां से आया उसी गली में चला गया। जाते हुए पलटकर धीरे से उसने किवाड़ बंद कर दिए। लाला का पीछा करती गोविंद की निगाह अब मिस्त्री और चौकीदार की ओर मुड़ गई। उससे रहा नहीं गया और खड़ा होकर उनके पास चल दिया। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज सुनकर वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ वह कह रहा था, आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी बात घटना हो रही है और ये बदमाश इस तरह मजा लूट रहे हैं। फिर भी यह अत्यंत चिंतित और उत्सुक सा उधर मुड़ा। मिस्त्री अपनी भौं को जरा तिरछा करके बोला, लाला कुछ नाम ढीला करे तो उसकी लड़की पर जिन का साया है। उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दें। गोविंद का माथा ठनका। लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती है? उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान हो आया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन उठा उठा कर फेंकती थी। उसका सारा बदन ऐंठने लगता था। कौन लड़की है लाला की? लक्ष्मी तो नहीं? भगवान करे लक्ष्मी ना हो। उसका दिल आशंका से डूबने लगा। गोविंद ने चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई, ये शोरगुल क्या था? क्या हो रहा था? चौकीदार और मिस्त्री दोनों बताने के लिए आनाकानी और मजाक करने लगे। इन दोनों की चुहलबाजी से गोविंद की झुंझलाहट बढ़ रही थी। उसे लगा जरूर ही दाल में काला है जिसे ये लोग टाल रहे हैं। वह बार बार पूछने लगा। उसकी जिज्ञासु व्याकुलता से प्रभावित होकर ही मिस्त्री बोला, अजी कुछ नहीं। लाला की जो बड़ी लड़की है ना, उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है, पर हमारा तो कयास है कि उसे दौरा वोरा नहीं, उस पर किसी आसेब का साया है। उस बेचारी को तो कुछ होश ही नहीं रहता। विधवा है? जल्दी से बात काटकर गोविंद धक धक करते दिल से पूछ बैठा, हाय लक्ष्मी ही ना हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और चौकीदार जबरदस्ती गंभीर बनकर बोला, अजी इसने उसकी शादी ही कहाँ की है? नाम क्या है? गोविंद से रहा नहीं गया। लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके मुंह से निकल गया और जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो। जिज्ञासा और उत्तेजना से तना शरीर ढीला पड़ गया। बड़ी मिन्नत करने के बाद चौकीदार ने आनंद लेकर किस्सा सुनाना शुरू किया। यह हमारा लाला मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। 400 बीसी कर करके इसने पता नहीं कितना पैसा कमाया है। चौकीदार लाला की कंजूसी और रईसी के बारे में बता रहा था, परंतु गोविंद लक्ष्मी के बारे में जानने के लिए अधीर हो रहा था और पूछा, इसके कितने बच्चे हैं? चौकीदार मुस्कुराया और बोला, 3 लड़के और 1 लड़की। बीवी मर गई। कोई रिश्तेदार को घर नहीं आने देता। एक बुढ़िया है, लोग उसे बड़े भाई की बीवी बताते हैं। वही सारी देखभाल करती है। 2 बड़े लड़के साथ नहीं रहते क्योंकि उनकी बीवियां आ गई हैं। एक आध बच्चा भी है। इसके घर में एक चंडी जो है ना, उसके साथ सबका निभाव नहीं हो सकता। गोविंद के मन में लक्ष्मी का ख्याल आया। वह सिहर उठा। जी हाँ, उसी की बदौलत तो सारा खेल है। वही तो इस भंडारे की चाबी है। वह ना होती
तो यह तमाम ताम झाम आता कहाँ से? उसने तो एक दिन ही पलट दिए, नहीं तो था ही क्या इसके पास? कैसे भाई कैसे? गोविंद पूछ बैठा। उसका दिमाग चकरा गया। उसकी व्याकुलता पर चौकीदार मुस्कुराया और बोला, बाप तो इसका ऐसा रईस था भी नहीं, फिर वह कच्ची गृहस्थी छोड़कर मर गया था। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दोनों भाइयों के पल्ले आए। बड़े भैया रोचूराम ने एक पन चक्की खोल डाली। पहले तो उसकी भी हालत डावाडोल रही थी, लेकिन सुनते हैं कि जब से उसकी लड़की गौरी पैदा हुई, उसकी हालत संभलते चले गई। ऐसा कुछ लड़की का पांव आया कि रोचूराम सचमुच के लाला हो गए। अब तो अपने लाला भी बेटी होने की मन्नत मांगने लगे और भगवान ने सुन भी ली और लड़की ही आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो रूपाराम के नक्शे बदलने लगे। लाला रूपाराम के सितारे फिर गए। उसे विश्वास होने लगा कि यह सब बेटी की कृपा है और वास्तव में यह कोई देवी है। इसने उसका नाम लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी बनकर आई। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी फ्लोर मिल अलग बन गई। हाल ये हो गया कि मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना हो जाए, पैसा ही पैसा हो गया। इधर गौरी शादी लायक हो गई और गौरी की जैसे ही शादी हुई, एकदम सारा खेल उजड़ गया। उसके जाते ही लाला एक बड़ा मुकदमा हार गया और भगवान की लीला देखिए, उसकी पंचक्की में भी आग लग गई। उनका दिवाला निकल गया, सब कुछ चौपट हो गया। एक दिन लाला की लाश तालाब में फूली हुई मिली। अब तो हमारे रूपाराम को सांप सूंघ गया था जैसे। उनके कान खड़े हो गए और लक्ष्मी पर पहरा बिठा दिया गया। और वह दिन सो आज का दिन। बेचारी नीचे नहीं उतरी। घर के भीतर न किसी को आने देता है न जाने देता है। मास्टर रखकर पढ़ाने की बात पहले सुनी थी, लेकिन जब सुना कि मास्टर लोग लड़कियों को बहकाकर भगा ले जाते हैं, तो वह विचार एकदम छोड़ दिया। लक्ष्मी खूब रोई पिटी, लेकिन इस राक्षस ने उसे भेजा ही नहीं। उसे यह विश्वास हो गया कि लड़की सचमुच लक्ष्मी है। जब दूसरे की हो जाएगी तो इसका भी एकदम सत्यानाश हो जाएगा। इसी डर से इसने लक्ष्मी की शादी भी नहीं की। उसकी हर बात मानता है, उसकी इज्जत करता है, उसकी हर जिद पूरी करता है, लेकिन निकलने नहीं देता। लक्ष्मी 16 की हुई, 17 की हुई, 18, 19 साल पर साल बीत गए। पहले तो वह सबसे लड़ती थी, जिद्दी हो गई थी, कभी कभी गाली देती और मार भी बैठती थी। फिर भी मालूम नहीं क्या हुआ कि घंटों रात रात भर जोर जोर से रोती रहती। फिर धीरे धीरे उसे दौरा पड़ने लगा। अब क्या उम्र है? गोविंद ने बीच में पूछा। उसकी ठीक उम्र तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन अंदाज से 25-26 से कम क्या होगी। घृणा से होंठ टेढ़े करके चौकीदार ने अपनी बात जारी रखी। दौरा न पड़े तो बेचारी जवान लड़की क्या करे। उधर पिछले 5-6 साल से तो यह हाल है कि दौरे में घंटे 2 घंटे वह बिल्कुल पागल सी हो जाती है। उछलती कूदती है, बुरी बुरी गालियां देती है, बेमतलब रोती हंसती है। जो चीज सामने होती है उसे तोड़ फोड़ देती है। कभी कभी तो सारे कपड़े उतार देती है और जांघें पीट पीट कर बाप से कहती है, ले तूने मुझे अपने लिए रखा है, मुझे खा, मुझे चबा, मुझे भोग। यह पिटता है, गालियां खाता है, सब कुछ करता है, पर पहरे में जरा ढील नहीं होने देता। चुपचाप सिर पे हाथ रखकर बैठा बैठा सुनता रहता है। क्या जिंदगी है बेचारे की। बाप है सो उसे भोग नहीं सकता और छोड़ तो सकता ही नहीं। गोविंद का दिल भारी हो आया था। आधी रात को अपनी कोठरी में लेटे लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए मोमबत्ती की रोशनी में उसकी सारी बातों का एक एक चित्र उसकी आंखों के आगे साकार हो गया। और फिर उसने
मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में रेखांकित पंक्तियां फिर से पढ़ी। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। गोविंद के मन में अपने आप एक सवाल उठा, क्या मैं ही पहला आदमी हूँ जो इस पुकार को सुनकर ऐसा व्याकुल हो उठा, या औरों ने भी इस आवाज़ को सुना है और सुनकर अनसुना कर दिया है? और क्या सचमुच जवान लड़की की आवाज़ को सुनकर अनसुना किया जा सकता है? बस यहीं ये कहानी अधूरी एक छाप छोड़कर ख़त्म हो जाती है। अंत में यही लाइन है कि क्या सचमुच जवान लड़की की आवाज़ को सुनकर अनसुना किया जा सकता है? किस तरह से रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासों में कैद लक्ष्मी ने विद्रोह किया, लेकिन जो अमानवीय पिता था, जो सिर्फ धन का भूखा था, पैसे का लालची था, उसने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लक्ष्मी को कैद रखा कि अगर लक्ष्मी चली जाएगी तो उसका सारा पैसा भी डूब जाएगा। कैसी विडंबना है ये समाज की। तो इसी कहानी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।